मैटर मिक्सचर में भी पाया जाता है, प्योर सब्सटेंस में भी पाया जाता है, होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है, मिक्सचर ही। और प्योर सब्सटेंस में आप आ जाएंगे तो एलिमेंट मिलेंगे, कंपाउंड मिलेंगे। एलिमेंट्स जितने पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिए गए हैं वो सब एलिमेंट्स ही हैं, यहाँ पे आएंगे। अब हम देखेंगे इस लेक्चर में, बाकी आगे की बात करेंगे। ओके, तो मैटर जब हमने देखा तो मैटर हमको मिक्सचर के रूप में मिला, प्योर सब्सटेंस के रूप में मिला, मिक्सचर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर में एलिमेंट मिला, प्योर में कंपाउंड मिला। मैटर सॉलिड स्टेट में भी मिला, लिक्विड स्टेट में भी मिला, गैसियस स्टेट में भी मिला, मेटल के फॉर्म में भी मिला था, नॉन मेटल के भी फॉर्म में मिला, मेटेलॉइड्स के भी फॉर्म में मिला। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में डिस्कशन होगी। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे गैसियस लॉस के बारे में और डाल्टन्स थियरी के बारे में। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लो, ये था मैटर, इसके बाद हमने पढ़ा था मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर एलिमेंट, कंपाउंड। अब मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ओके, तो मेटल के बारे में क्या दिया गया है, बोला गया है कि मेटल ऐसे मटेरियल्स जो शो करते हैं लस्टर। मेटल में हमेशा लस्टर देखने को मिले, लस्टर मतलब चमक, ब्राइटनेस, चमकता रहेगा वो। और नॉन मेटल दे डू नॉट हैव लस्टर, इनमें लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होता, शाइनिंग नहीं होती। लस्टर, लस्टर का मतलब शाइन, शाइन पकड़ लो। तो मेटल में लस्टर पाया जाता, लस्टर देखने को मिलता है, नॉन मेटल में लस्टर देखने को नहीं मिलता। मैटर, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल हमेशा मेलेबल होता है, नॉन मेटल कभी भी मेलेबल नहीं रहेगा, नॉन मेलेबल होता है वो। मेलेबल मतलब तुम इसको ठोक पीट के पतले से चटाई जैसा बना सकते हो, किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल की शीट बना सकते हो उसको ठोक पीट के, उसका वायर भी बना सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है हमको मेटल में, पर नॉन मेटल में नहीं कर सकते। नॉन मेटल को ठोकोगे पीटोगे वो चूर चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेटल में ढेर सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे यहाँ पे लिया गया है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। नॉन मेटल के एग्जाम्पल भी लिए गए हैं, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। अब आते हैं मेटलॉइड्स पे। मेटलॉइड्स ऐसे मैटर हैं, मेटलॉइड्स ऐसा मैटर है या फिर ये ऐसी चीज़ है जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल में भी शो करता है और कुछ नॉन मेटल में भी शो करता है। मिक्सिंग है, इसको क्लियर कट हम बाउंड्री हम नहीं लगा सकते कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है, हम क्लियर कट नहीं बोल सकते। ये दोनों में आता है मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, समझो दोनों में आता है। अच्छा, इसके एग्जांपल है आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये मेटलॉइड्स का यूज़ आजकल, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है ना, इसके अंदर के भी पार्ट्स मेटलॉइड से बने हुए हैं, मेटल से नहीं बने हैं। मेटल जबकि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का, पर फिर भी मेटल से नहीं बनाया गया है, मेटलॉइड से बनाया गया है, क्योंकि वो ज़्यादा किफ़ायती है। किफ़ायती बोल मतलब बैटरी ड्रेनेज कम कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कम खाता है, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है बिल्कुल भी। जो रेजिस्टेंट है इसका वो बहुत ही कम रहता है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तो इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज बहुत ही कम हो जाती है मेटलॉइड्स में, इसीलिए आजकल के स्मार्टफोन वगैरह में मेटलॉइड्स का ही यूज़ किया जा रहा है, इसी से ही कंपोनेंट और पार्ट्स बनाए जाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। ये था मेटल, नॉन मेटल। हाँ, मैटर हमें सॉलिड के फॉर्म में भी मिलेगा, लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, सॉलिड सॉलिड इसलिए है क्योंकि सॉलिड के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के अंदर ये देखो, ये सब जो है ना, ये गोल 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 गोल, ये सब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सॉलिड स्टेट में बहुत ही नज़दीक नज़दीक रहता है। तो मतलब डिस्टेंस कह सकते हो, हम
कह सकते हैं कि डिस्टेंस, या फिर कह लो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। लगभग ज़ीरो कह सकते हो, ज़ीरो होता नहीं है, लगभग ज़ीरो कह सकते हो, इतने नज़दीक नज़दीक अरेंज रहते हैं। लिक्विड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखने को मिलेगा, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे उसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं लिक्विड के। और गैसेस स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एकदम ही अलग अलग रहेंगे। जैसे कि अगर एक डिब्बे में अगर हम एक गैस का मॉलिक्यूल डालें तो वो पूरे डिब्बे में घूमता रहेगा, पूरे डिब्बे की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। दो मॉलिक्यूल डालेंगे तो ये दोनों घूमते रहेंगे, तीन डालेंगे तो तीन घूमते रहेंगे। ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। फ्रीली मूवेबल, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनको डिस्टेंस से कुछ लेना ही देना नहीं है, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहता है, एक दूसरे से फ्रीली मूवेबल रहते हैं, एक दूसरे से हमेशा दूर भागते हैं गैसीय स्टेट में। तो पूछने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे ध्यान देना है, जो कि सॉलिड में नज़दीक नज़दीक होती हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं उनके पार्टिकल, और गैस में तो एकदम ही अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट। मैटर को तो हमने डिफाइन कर लिया, मैटर के कई तरह कई रूप भी देख लिया हमने। मैटर का मेटल फॉर्म देखा, मैटर का नॉन मेटल फॉर्म, मेटेलॉइड फॉर्म, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, मिक्सचर कंपाउंड, सब देखा हमने। प्रॉपर्टीज मैटर की कई देख ली। अब उसी मैटर के नाप तौल के लिए भी चीज़ों को निर्धारित किया गया है। मैटर के नाप तौल के लिए भी चीज़ों को निर्धारित किया गया है। नाप तौल मतलब, मैटर मतलब कोई चीज़, कोई भी चीज़ को बोल दो मैटर है ये, है ना। इसका कुछ वजन होगा, है ना, तो मास, इसकी कुछ लंबाई, लेंथ, इसके अंदर इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इस पेन के अंदर कुछ जगह है जो इस पेन ने कैद करके रखी है, तो वो स्पेस की गणना करना, यही सब हम मेजरमेंट में सीखेंगे। तो जो रिसेंट टाइम पे मेजरमेंट की विधि यूज़ की जा रही है, वो तो फिक्स्ड करके यूज़ किया जा रहा है, पर ओल्ड टाइम पे जब फिक्स नहीं थी चीज़ें, तब हम जिस मेजरमेंट यूनिट का यूज़ करते थे वो देखते हैं हम लोग। ओल्ड मेजरमेंट यूनिट मतलब पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की नाप तोल के लिए क्या यूज़ होता था, मेजरमेंट क्या यूनिट यूज़ होता था, वो देखने जा रहे हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले के लोग ना क्यूबिट में चीज़ों को मेज़र करते थे। क्यूबिट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो। क्यूबिट कहता है हमारा, ऐसे ही ड्राइंग से समझ लो, ये हो गया क्यूबिट, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्यूबिट कहते थे। एक क्यूबिट होता था एल्बो से लेके मिडल फिंगर के टिप तक, ये है मिडल फिंगर, इसके टिप तक, यहाँ तक का होता था एक क्यूबिट पुराने ज़माने में। पुराना मतलब एकदम ही पुराना नहीं, जब हम पढ़ाई लिखाई, जब दुनिया व्यवस्थित नहीं थी, तब की बात। उसके बाद फुट, फुट मतलब ये पैर का पंजा जो होता है ना, उसी को कहते थे फुट। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, ऐसा पैर का पंजा है ये, समझ लेना, डिट्टो नहीं बन रहा है। फुट होता था ये, इतना डिस्टेंस को हम फुट में नापते थे। एक पंजा, फिर दूसरा पैर का पंजा, हाँ, हाथ का नहीं, 1 फुट, फिर यहाँ 2 फुट, 3 फुट, ऐसा। हैंड, जाहिर सी बात है एक हाथ, हाथ का इस्तेमाल करते थे। हैंड मतलब सिंपली हैंड, पूरा पूरा यहाँ से लेके सीधा बना लेते हैं हैंड।
वन हैंड, एक हाथ भर का जगह, दो हाथ भर का जगह, ऐसे। स्पान, ये हमने बहुत इसका यूज़ किया है। स्पान मतलब बीता भर, बीता भर जानते हो ना, बीता, एक बित्ता, दो बित्ता, कुछ इस तरह से रहेगा। चार, चार हो गए, पांच उंगलियां होती हैं, एक दो तीन चार, ये पांचवा हमारा अंगूठा। हाँ, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोला जाता है एक स्पान। समझ लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इजीली समझ में। एक दो तीन चार, ये छोटी उंगली है जो फैली हुई रहती है, ऐसा। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को एक स्पान बोलते हैं। स्पान मीन्स बीता भर, बीता, एक बित्ता, इतना, एक स्पान। ओके, ये हो गया स्पान। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को स्पान बोलेंगे। उसके बाद एक यूनिट यूज करते थे, फैथम। फैथम मतलब ये डिस्टेंस, दोनों हाथ के जो मिडल फिंगर है उसके टिप के बीच का डिस्टेंस, यहाँ वाले मिडल फिंगर के टिप से लेके यहाँ वाले मिडल फिंगर के टिप तक का डिस्टेंस को बोलते थे हम लोग वन फैथम। ये वाले हाथ से, फिर ये कंधा आ गया, ये मुंडी आ गया, ऐसे बना लेते हैं हम लोग, सिंपल। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एक फैथम के रूप में नापा करते थे पहले, ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसके बाद डिजिट। डिजिट मतलब, करते नहीं थे हम लोग, एक बीता चार अंगुल, या फिर एक बीता दो अंगुल, तीन अंगुल, इसी को बोलते हैं डिजिट। डिजिट मतलब फिंगर, डायरेक्ट, पर लेंथ नहीं। डिजिट मतलब फिंगर। थिकनेस ऑफ फिंगर, इसको कहते हैं डिजिट। जैसे कि एस और ये टी के बीच में कितने डिजिट का फासला है, तो कह सकते हैं हम लोग चार, एक पांच डिजिट का। डिजिट की स्पेलिंग कितने डिजिट के फासले में लिखी हुई है, डिजिट की स्पेलिंग चार चार आठ डिजिट के फासले में लिखी हुई है, कुछ इस तरह से डिजिट। तो ये थे ओल्ड। अब आते हैं नया सिस्टम, मतलब एक निर्धारित सिस्टम की ज़रूरत पड़ने लगी जो सब माने, जिसकी क्वांटिटी हर जगह सेम हो, कभी बदले ना। अब ये सब में दिक्कत क्या आती थी, ये बदलती रहती थी, पर्सन टू पर्सन ये सब चेंज होते रहेंगे। बित्ता हमसे, मम्मी पापा का बित्ता देखोगे ज़्यादा बड़ा, बच्चों का बित्ता छोटा, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी होती थी, चेंज होता था। तो ये एक तरह से निर्धारित नहीं कर सकते थे, सब पर लागू नहीं कर सकते थे। तो ऐसा मेजरमेंट करने की यूनिट बनाने की ज़रूरत पड़ी जिसे सब मान सके और जो कहीं भी ना बदले, हर जगह सेम रहे। तो ऐसे यूनिट सिस्टम को बोला गया एसआई यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लागू किए गए थे। एसआई यूनिट का ही छोटा छोटा टुकड़ा करके सीजीएस सिस्टम बना, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम बना। एफपीएस सिस्टम में आता है फुट, पाउंड, पाउंड मास को नापने के लिए करते हैं, फुट लेंथ को नापने के लिए, और सेकंड, ये तो टाइम का मेजरमेंट वैल्यू है। अच्छा, टाइम को हर जगह सेकंड में ही नापते हैं, एमकेएस में भी टाइम सेकंड में ही नापा जाएगा, सीजीएस में भी सेकंड में ही, एफपीएस में भी सेकंड में, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में भी सेकंड में ही नापा जाएगा। हाँ, तो इसमें एमकेएस सिस्टम में मीटर,
मीटर लेंथ को नापने के लिए, उसके बाद किलोग्राम मास के लिए यूज़ होता है, और सेकंड टाइम के लिए। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं लेंथ को नापने के लिए। उसके बाद जी, जी मीन्स ग्राम, यूज़ करते हैं हम मास को नापने के लिए, और साथ ही साथ सेकंड टाइम के लिए। टाइम की यूनिट कहीं नहीं बदली है, बस लेंथ नापने का यूनिट चेंज हुआ और मास नापने का यूनिट चेंज हुआ है। वो भी चेंजेस इसलिए क्योंकि मास वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल है। बहुत बड़ा मास तो ग्राम में भी नापा जा सकता है, पर बहुत लंबा बड़ा नंबर मिलेगा हमको, बड़े नंबर देखते ही दिमाग खराब, तो नंबर हमको छोटा दिखे इसके लिए ग्राम से हम जंप करते किलोग्राम पे, किलोग्राम से फिर जंप करते टन, ऐसा ऐसा चलता रहता है। तो एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट सिस्टम चालू करते हैं। एसआई यूनिट सिस्टम क्या कहता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर गिवन टू मेजर द एंटिटीज, दे आर एज फॉलोज। यहाँ पे हमने जब एसआई सिस्टम यूनिट बनाया तो हमने सोचा कि किसी भी मैटर को वजन, किसी भी मैटर के वेट के लिए कितने टाइप की यूनिट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैटर के पास अगर वजन हुआ तो मास की ज़रूरत पड़ेगी, मैटर का कुछ लंबाई चौड़ाई हुआ तो लेंथ की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। मैटर समय के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, जैसे कि पानी रख दो तो समय के हिसाब से उड़ जाएगा वो, जैसे जैसे पानी पास हो, टाइम पास होएगा, पानी उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा। तो मैटर में हमने देखा कि टाइम की भी ज़रूरत पड़ रही है, टाइम जैसी यूनिट की भी ज़रूरत पड़ रही है। इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ टेम्परेचर नापेंगे, अमाउंट नापेंगे सब्सटेंस का जो कि मोल में नापा जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को इन जनरल कह सकते हो आप लोग ब्राइटनेस। मोबाइल पे भी होता है देखो, 10% ब्राइटनेस, 20% ब्राइटनेस, ऐसा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी वही कह लो। तो मास को जब नापते हैं हम तो केजी, किसी भी चीज़ का वजन केजी में नापते हैं। केजी ऐसा ही यूनिट है, ग्राम एसआई यूनिट नहीं है, ग्राम सीजीएस यूनिट में आ जाएगा। एसआई की बात करेंगे तो हम केजी लिखेंगे, सीजीएस की बात करेंगे तो ग्राम लिख देंगे। ऐसे लेंथ एसआई मतलब मीटर और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर। ऐसे ही टाइम एसआई मतलब सेकंड, सीजीएस मतलब भी सेकंड, एमकेएस मतलब भी सेकंड, और एफपीएस मतलब भी सेकंड ही। हर यूनिट में टाइम कहीं भी चेंज नहीं हुआ, सेकंड ही यूज़ किया गया। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर यूज़ होता है, एसआई यूनिट है। टेम्परेचर यूज़ होता है केल्विन, डिग्री भी यूज़ करते हैं हम, फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर को नापने के लिए। ये अलग अलग स्केल हैं, जैसे कि ये केल्विन स्केल केल्विन साहब ने दिया था। ये डिग्री स्केल बेस्ड है ट्रिपल, अभी पढ़ेंगे हम आगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। तो टेम्परेचर को नापने के लिए 3 यूनिट, जिसमें से एसआई यूनिट केल्विन है, डिग्री और फ़ारेनहाइट नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापने के लिए मोल, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसको याद कर लो, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं एक मोल में। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कह लो इतने पार्टिकल्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो इतने पार्टिकल के क्वांटिटी को हम बोल देते हैं 1 मोल। जैसे कि बोलते हैं ना, 1000 ग्राम अगर मिल गया हमको, एक एक ग्राम करके अगर ऐसे 1000 ग्राम हम इकट्ठा कर लेंगे तो अब इसको हम बोल देंगे 1 kg। वैसे ही मोल का भी है, जब एक एक पार्टिकल करके इतने पार्टिकल हम इकट्ठा कर लेंगे तो हम इतने पार्टिकल को कह देंगे 1 मोल। तो एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, जैसे 1 किलोग्राम में इतने ग्राम होते हैं, वैसे ही। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आईवी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आईवी यूज़ किया गया है।
इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे सिलेबस में 11th और 12th के। बीएससी वगैरह में जाएंगे आप लोग तो मिलेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ज़्यादा यूज़। हाँ, कुछ यूनिट ऐसे भी थी जिनका होना ज़रूरी था पर उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता था, मतलब उसको एसआई यूनिट में नहीं रख सकते थे। वैसे उनमें से ही आते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी, और टेम्परेचर का डिग्री और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला पार्ट। वॉल्यूम क्या कहता है? वॉल्यूम बोलता है कि मैं 1 लीटर में 1000 ml होता है, और जो मेरा 1 लीटर की वैल्यू है वो तब निकल के आएगी जब तुम किसी 1/1 के क्यूब के अंदर का ऑक्यूपाइड सरफेस एरिया, अंदर का ऑक्यूपाइड सरफेस एरिया निकालोगे। इसके अंदर का ऑक्यूपाइड सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे, ये क्यूब है जो कि 1 सेंटीमीटर का माना गया है। तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर का जो एरिया हम निकालेंगे वही एरिया हम बोल देंगे 1 लीटर, 1000 ml। और इसकी ऐसा यूनिट निकल के आती है मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास अप्लाई हो रहा है, कितना मास अप्लाई कर रहा है इस यूनिट वॉल्यूम पे, उसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी, जिसकी एसआई यूनिट निकल के आती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर में आते हैं। टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन दिया गया है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दी गई है, जिसमें से डिग्री सेल्सियस जो है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे बेस्ड है। वाटर पे बेस्ड है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब पानी का H2O वाटर होता है, वाटर का ऐसा पॉइंट जहाँ पे पानी लिक्विड के भी फॉर्म में मिले, सॉलिड के भी फॉर्म में मिले और गैसेस के भी फॉर्म में मिले। ऐसा पॉइंट कोई मिलता है क्या? जब पानी हमें ये 3 फॉर्म में एक ही जगह मिल जाता है तो हाँ मिलता है। कौन सा मालूम है? 0 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट। तुम कभी फ्रीजर का फ्रिज खोलो तो उसमें से ढेर सारे धुआं निकलते होंगे। क्या होते हैं वो? वाटर वेपर ही होते हैं। उसके अंदर आइस क्यूब भी पड़ी होगी, और आइस क्यूब जब तुम उठाओगे तो देखोगे गीला गीला, हाथ में पानी लग गया, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा। तो उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें वाटर वेपर में भी मिल रहा है, सॉलिड में भी मिल रहा है, लिक्विड में भी मिल रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट एक ही जगह पे है, इसके लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा गया है 0 डिग्री सेल्सियस को। वहीं से सेल्सियस निकल के आया। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कंपैरिजन में बताता है टेम्परेचर को। ये जैसे कि सेल्सियस हो गया, ये वाटर के कंपैरिजन में सबका टेम्परेचर बताता है। पानी अगर इतना ठंडा है तो ये चीज़ इससे पानी से इतनी गर्म है, या फिर ये चीज़ पानी से इतनी ठंडी है। वाटर को हम लोग एक तरह से स्टैंडर्ड मान के चलते हैं सेल्सियस में। ऐसे ही फ़ारेनहाइट स्केल भी है, फ़ारेनहाइट ने दिया था। पर केल्विन स्केल को बोला जाता है ये है एब्सोल्यूट स्केल, इसके लिए इसको ऐसा यूनिट में डाला गया। और ये भी कहा जाता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन स्केल पे मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उस पर काफ़ी सारी थियरीज हैं, देखेंगे आगे। एक चीज़ और, मास और वेट ये दो अलग अलग चीज़ हैं। किसी भी पर्सन का जब हम वजन करते हैं, कहाँ चला गया, क्यों चला गया? 2 मिनट रुको बच्चों। ऐड 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 फाइल ओपन। बस हो गया, ओपन हो रहा है। 23 हो गया। हाँ, तो हम कहाँ थे? मास पे।
मैं ये कह रहा था कि मास मैं ये कह रहा था कि मास और वेट ये दो अलग अलग चीज़ हैं। इनमें हम कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। आज देख ले रहे हैं, आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी हम किसी पर्सन का वेट नापते हैं वेइंग मशीन पे, तो वो मशीन जब नापता है जो, उसी को हम कहते हैं वेट। नाप रहे हैं वेट, मास नहीं नापते। कभी भी ये मशीन मास नहीं बताएगी, ये हमेशा वेट बताती है। क्यों पता है? इस मशीन पे खड़े हुए पर्सन, जो इसके ऊपर जो पर्सन खड़ा है, उसके ऊपर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ते होंगे, दबाव, हवा का दबाव। तो वो हवा का दबाव भी वो पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, वो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, एयर प्रेशर। साथ ही साथ ग्रेविटी भी उसको अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसे अपनी तरफ खींच रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दबा रहा है। तो इन दोनों का भी वेट ऐड हो जाता है उसके मास में, इसके मास में ये दोनों चीज़ें भी ऐड होती हैं। तब जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम लोग बोलेंगे वेट। अब अगर इसी में से हमने ग्रेविटेशन माइनस कर दिया, ग्रेविटी को, मतलब मास को हम कह सकते हैं डायरेक्टली वेट माइनस ग्रेविटी। वेट में से ग्रेविटी को घटा दो, हमें मास की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, उस पर्सन के मास का पता चल जाएगा हमें। तो हम बोल सकते हैं ना, अर्थ पे मास हमारा ज़्यादा दिखाएगा वेट के रूप में, अर्थ पे हमारा मास वेट के रूप में ज़्यादा दिखाएगा। मून पे चले जाओ तो हमारा मास वेट के रूप में कम हो जाएगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम है। ग्रेविटी मास पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे मास घटेगा वैसे वैसे ग्रेविटी घटती है। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है। हाँ, जुपिटर पे चले जाओगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके मास का वेट, है ना। किसी भी मैटर के मास का वेट बढ़ता घटता रहता है। तो वेट फिक्स नहीं है, मास फिक्स्ड है। अर्थ पे जितना मास है वही मास मून पे भी, वही मास जुपिटर पे भी, वही मास घर के अंदर, वही मास घर के बाहर, हर जगह। पर वेट में ऐसा नहीं। वेट में अभी इक्वेटोरियल, लगभग हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन पे हैं। अगर हम पोल की तरफ जाके हमारा मास, हमारे मास का वेट नापेंगे, तो हमको मिलेगा कि कम दिखाई दे रहा है वहाँ पे वेट हमारा, क्योंकि वहाँ पे पोल टूवर्ड्स पोल ग्रेविटी घटती है। जैसे जैसे इक्वेटोरियल लाइन से हम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो वेट दिखाएगा, तुम यहाँ खड़े होके नापोगे तो उसी मास का वेट कम दिखाएगा, उसी मास का वेट यहाँ जाके नापोगे तो और कम दिखाएगा। तो ऐसे चेंजेस होता रहता है। तो वेट हम फंडामेंटल नहीं कह सकते, क्योंकि वेट जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है। पर मास के साथ ऐसा नहीं है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। बस यही बताना था, और कुछ नहीं। ये बेसिक डाउट हर बच्चे के मन में रहता है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली मास का वजन नापना कह सकते हैं हम वेट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये एसआई यूनिट्स के बारे में देखा हमने। कितने? 7 फंडामेंटल होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। साथ ही साथ कुछ और भी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी तो हमने निकाल लिया, पर उसको एसआई यूनिट में नहीं डाला हमने। वॉल्यूम और डेंसिटी। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मीटर क्यूब। मास केजी, मीटर क्यूब, केजी, मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस में। जब जोड़ते हैं हम 273.15, तब जो निकल के आता है वो होता है 1 केल्विन। ओके, तो हम कह सकते हैं 1 केल्विन बराबर 1 केल्विन बराबर, सॉरी, हाँ, 1 केल्विन बराबर 273.15, इतना होता है।
हाँ टेम्परेचर केल्विन, केल्विन डिग्री सेल्सियस में जब हम इतना जोड़ते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर ये कह लो अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो केल्विन की वैल्यू में से 273.15 माइनस कर दो तो जो आएगा वो केल्विन सेल्सियस में मिलेगा हमें। फ़ारेनहाइट में अगर आना है, डिग्री सेल्सियस दिया है उससे फ़ारेनहाइट निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला। केल्विन दिया है, केल्विन से अगर हमको सेल्सियस निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला। सेल्सियस दिया है, सेल्सियस से हमको केल्विन निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला। ये एक्चुअली में एक ही फॉर्मूले का इंटर कन्वर्टेबल किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ जाना मैटर के बारे में कि मैटर ये होता है, वो होता है, इस फॉर्म में होता है, उस फॉर्म में होता है, मिक्सचर में पाया जाता है, एलिमेंट में पाया जाता है, कंपाउंड में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, फला फला चीज़ हमने पढ़ी। फिर साथ ही साथ इन सभी क्वांटिटीज़ को हम किस आधार पे मेज़रमेंट करेंगे ये भी हमने देख लिया। 7 आधार पे मेज़रमेंट करेंगे हम, 7 फंडामेंटल्स पे उसकी गणना करेंगे। अब चालू करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, अलग अलग कंपाउंड के एटम्स एक साथ कहीं आते हैं, मतलब हम अलग अलग कंपाउंड्स के एटम को एक साथ इकट्ठा करके उनके अंदर के रीऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब ढेर सारे कंपाउंड्स के एटम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे हम तो उनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टूट टूट के अलग होते हैं, बाकी एटम्स से मिलके नए मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। यही सब काम चलता रहता है केमिकल रिएक्शन में। तो उसी के बारे में हम वही सब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल्स आपस में जो मिलते हैं, बॉन्ड टूटता है, फिर आपस में एटम्स मिलके नए कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें भी कोई समानता देखने को मिलती है क्या, कुछ कोई फिक्स चीज़ें हैं क्या जो देखने को मिलती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको लॉ करके हम पढ़ेंगे। तो केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होती है जो उसको ऑब्जर्व करके 5 लॉ दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग एवोगैड्रो लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लोगों ने जब केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व है। हम अगर 3 किलो सामग्री अलग अलग जगह से 100 ग्राम इधर, 100 ग्राम ये केमिकल, 100 ग्राम 200 ग्राम का ये केमिकल, ऐसे ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स या फिर कह लो केमिकल्स हमने लिया जिसका कंबाइंड वेट था 3.5 किलो, और उनके बीच में रिएक्शन करना चालू कर दिया हमने। रिएक्शन के बाद हमने जब जाके वेट नापा तो 3.5 किलो ही निकला। रिएक्शन के पहले जो हमने इकट्ठा किया 3.5 किलो, उसको रिएक्शन होने के बाद जब हमने वजन किया तो 3.5 किलो ही निकला, पर उसके अंदर का जो कंटेंट था वो चेंज था। नए नए केमिकल्स बने, आपस में बॉन्ड टूटा, पुराने जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे उन इंग्रेडिएंट्स के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो टूट के और बॉन्डिंग बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ बॉन्डिंग करके नया केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन किए। पर मास नहीं चेंज हुआ। मास जो पहले था अब भी वही है, पर कंपाउंड पूरी तरह से चेंज हो गया, पर मास कभी नहीं चेंज होगा। रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट्स बना दिए अलग अलग, पर मास वही जो पहले था। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल इसको दिया था अंटोनिन लेवोशियर ने 1743 से लेके 1794 तक इनकी सांसें चली थी हमारे साथ, उसके बाद बंद हो गई। इन्होंने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जितना रिएक्टेंट का मास लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट का भी मास निकल के आएगा। रिएक्शन के बाद कभी भी मास में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे पर मास कभी नहीं बदलेगा।
मतलब कहने का ये था, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मास को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेम एनर्जी के लिए भी यूज होता है फंडा। एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा हमको कि करें क्या हम, क्या करें हम। टोटल रिएक्टेंट, ठीक है चलो, रिएक्टेंट और मास, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास इक्वल रहता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, तो क्या करें इक्वल रहता है तो कुछ नहीं, सम्स में यूज होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। पहला एग्जांपल, इसमें क्या बोला गया, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। याद कर लो, केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूलाज याद करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। पेपर में कभी भी स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं देता है, नाम देता है डायरेक्ट। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, इसको गर्म किया गया, हीट 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 दिया गया, हीट, डेल्टा हीट, इसको हीट किया गया। इट डिकम्पोजेस, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हीट किया गया, है ना। इसका ड्राइंग तो बहुत बनाया होगे 10th तक साइंस की किताबों में। इसको हीट किया गया, इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट गया। क्या किस में टूटा, एक कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड में, कैल्शियम CaCO2, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम कहाँ लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CaO और CO2 में टूट गया ये हीट करने पे। अब आगे बोला, इफ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये प्लस क्यों किया गया मालूम है, क्योंकि इसको हीट किए, CaCO3 भी इसी में है और जो टूट के आ रहा है वो भी इसी में पड़ा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में। CO2 ऐसे निकलते हुए दिखेगी यहाँ से, और CO इसी में पड़ा रहेगा क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में रहता है, वेपराइज हो जाएगा CO2, उससे हमें नहीं लेना देना, वो छोड़ो। उसके बाद बोला, इफ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, उसने बता दिया हमको कि ये जो बना ना कैल्शियम ऑक्साइड, ये बना है हमारा 56 ग्राम। इफ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे बताओ कि ये कार्बन कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो निकल नहीं जाएगा इजी, हमें ये भी पता है कि ये कितना है 100 ग्राम, ये कितना है 56 ग्राम, इसका निकालना हमें, इसको मान लो एक्स मान लो, नहीं तो मास ही रहने दो, सीधा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमने पढ़ा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है 100 ग्राम। मान लो अगर ये ऐसा होता, दो रिएक्टेंट होते, तो इसका भी ग्राम होता कुछ, एक्स ग्राम, 10 ग्राम पकड़ लो, तो ऐसे हो जाता है 10 प्लस 100 इक्वल्स टू 56 प्लस एक्स, है ना। जितने भी रिएक्टेंट्स के हैं वो सारे एक जगह, जितने भी प्रोडक्ट के हैं वो सारे एक तरफ। हाँ, तो निकाल लेते हैं हम, हमको इसका मास पूछा गया, बोला जो CO2 उड़ गया उसका वजन बताओ कितना था, मुझे तो नहीं मालूम। तो बोला रुको रुको, मैं जानता हूँ एक जन को जिनका नाम है एंटोनिन लेवोशियर, इन्होंने एक चीज़ कही थी, उसके आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका उड़ा हुआ CO2 कितना ग्राम उड़ा होगा। तो मैं आया तुरंत झट से बता दिया, 156 प्लस एक्स, तो ये इक्वल टू आएगा, इक्वल टू
100 माइनस 56 इक्वल टू एक्स 44 ग्राम इक्वल टू एक्स। तो जित CO2 फॉर्म कार्बन डाइ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला हमको, तो नीचे लिख दो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। खत्म। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, उसमें 34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड अननोन, हाँ, एक रिएक्शन इसमें 34 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, साथ ही साथ अननोन अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका अमाउंट नहीं मालूम हमको, x पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन है ये, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, गंदी बात। हाँ, अननोन अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड यील्डिंग, यील्डिंग मतलब बना रहा है कितना, 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 का सोडियम नाइट्रेट का उसने 17 ग्राम बना लिया है, यील्ड कर लिया है। एंड 28.70 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, साथ ही साथ इसमें एक चीज और बना है, क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड, वो कितना बना, 28.70 ग्राम। फाइंड अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब बोला हमें तो पता लगाओ सोडियम क्लोराइड कितना होगा। तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं हम, हमको पता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी अभी हमने जाना, किसने, किससे जाना हमने, लेवोशियर जी से, लेवोशियर जी से। तो अप्लाई कर देते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट है 34 प्लस एक्स बराबर का साइन, प्रोडक्ट है हमारा 17 प्लस 28.70, जोड़ो और जोड़ के x की वैल्यू निकालो, निकाल देता हूं चलो मैं ही। हाँ, 28 17 ऐड करना है, 28 38 हो गया, 38 48 हो गया, 3 कम 45.70 ना, यही आएगा, देखते हैं। 2817 पॉइंट वाली चीज़ पॉइंट में ही रहने दिया करो, यहाँ तुमको अगर डाउट हो रहा है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो। 07 ऐड करना है, 7 7 14 1 15 5 हासिल गए 4 बराबर 34 प्लस एक्स इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 45.70 माइनस 34, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ NaCl, निकाल लेना और यहाँ लिख देना, इसके नीचे लिखना मास ऑफ NaCl इक्वल्स टू इतना, कितना, ये जो भी आएगा इतना। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एप्लीकेशन हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। रिएक्टेंट दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, कुछ के वैल्यूज दे दिया जाएगा, एक का वैल्यू गायब कर देंगे, तो वो हमको पता लगाना रहेगा। अब आगे आते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हमें क्या कहता है, ये हमें क्या कहता है, कौन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आओ पढ़ते हैं। इसको दिया था जोसेफ प्रिस्ट ने, जोसेफ प्रिस्ट ने इसको दिया था।
और उन्होंने कहा था अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। कोई भी गिवन कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनका वेट आपस में प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट में होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है। ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। इनके कहने का मतलब ये था कि हम कोई भी इंग्रेडिएंट ले, जैसे कि ये है क्यूप्रिक, एक सेकेंड, हाँ, क्यूपर ऑक्साइड, ये नेचुरल सिंथेसिस,